हाँ। या फिर कोई और टीचर से मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे नोन है, खास हाँ। करके फिजिक्स में तुम लोगों का जो डाउट है वो डाउट तुम लोगों को 1 घंटे का टाइम दे दे जिसमें तुम लोग सारे डाउट्स उनसे कर सको। और इसी तरह से कोशिश करूंगा एक केमिस्ट्री में जो तुम लोगों का डाउट है या इस तरह है वो पोर्शन को कवर कर दे। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम लोग डाउट बीच बीच में लगाते रहेंगे ताकि हम लोग को भी पता चलता रहे, वो टीचर हमें फीडबैक दे कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे को बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी अपने आप में एनालिसिस कर लोगे। ठीक है, वो आपकी फ्री क्लासेस रहेंगी, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बेटा, हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, तो इसका चार्जेस होगा और इसका चार्जेस जो होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। वो नंबर वाइज होगा चार्जेस, जो भी की फीस होगी वो नंबर वाइज होगा। वो आप लोगों को 1-2 दिन में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको वो पे करना है या फिर क्या करना है। और जिसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, देखो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं रही है मेरे और शदाब सर की, ये तुम अच्छे से जानते हो तुम लोग कि हम लोग पूरे 5-6 महीना फ्री में पढ़ाए हैं, अभी भी फ्री में सब चल रहा है। हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी कभी होती ही नहीं पैसा। हम लोग बस ये कि ये जो हम प्लेटफॉर्म लिए हैं, जो भी फीस आप लोग से आएगी थोड़ी बहुत, उसको हम एडवर्टीजमेंट में लगाएंगे बस। आप ही लोगों का एडवर्टीजमेंट, कल आप लोग का सिलेक्शन होगा तो आप ही लोग का एडवर्टीजमेंट में खर्च करना है। हम लोग को इससे नहीं कमाना है, हम लोग कमाने के लिए ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो बस वो खर्चे के उसके लिए हम लोग एक छोटा सा अमाउंट रखेंगे उस पर। तो उसके लिए आप जो है बस यही समझना कि हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाना। ये बात आपको मालूम हो चुकी होगी जो हम लोग से पढ़ चुके होंगे, हम लोगों ने कभी नहीं टोका है। तो आप लोग उस पर थोड़ा सा 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो नंबर वाइज, ये भी नहीं कि भाई वो मेरा जानने वाला है तो उसको इतना लेंगे, उसको इतना लेंगे, नंबर वाइज, ताकि सबके साथ बराबर रहे कि भाई जिसके 250 है तो उसको क्या लेना है, जिसके 250 के नीचे नंबर है बायो में उसका क्या करना है, जिसके ऊपर है उसका क्या करना है, इसी तरह होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा। अगर कोई किसी को डाउट हो, कोई दिक्कत होगी, वो मुझसे या शदाब सर से आराम से बात कर सकता है। किसी को किसी तरह प्रॉब्लम होगी, कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी आती है, तब भी हम लोग उसको कहीं ना कहीं, जिसको फाइनेंशियल है भाई मतलब कभी मैं नहीं बोलूंगा, अगले मार्च तक मैं कभी नहीं बोलूंगा कि कभी तू 1 रुपया भी देना। अगर सही में मतलब जेन्युइन किसी के साथ में इशू है तो एकदम बोल देना कि सर नहीं दे सकते, मैं लाइफ में क्या मतलब मार्च से क्या लाइफ में कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझना फिर क्लासेस छोड़ देना, सर ने पैसा मांग लिया मेरे पास तो है नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बता रहे हैं बस और सिर्फ कोई खर्च। ऐसा भी है कि जो पेइंग कैपेसिटी तुम्हारे नोन में नहीं है लेकिन बच्चा अच्छा होना चाहिए, वो हाँ, बच्चा मेहनती होना चाहिए। बिल्कुल। बस ये कि नहीं सर उसके पास पैसा नहीं है, हाँ, एकदम आराम से कर। मैं हाँ, उसका कोशिश करूंगा कि फिजिक्स का भी क्लासेस अरेंज कर दूं, कुछ हाँ, केमिस्ट्री के भी डाउट सेशन अरेंज कर दूं जितना मेरे से होगा, क्योंकि मैं उनको पे करूंगा। अगर कोई मैं फिजिक्स का टीचर अच्छा लाऊंगा तो बिल्कुल। मुझे उनको पर आवर पे करना पड़ेगा। जैसे मैं सोचूंगा सुमित सर को लाने की, बहुत हाँ, अच्छे टीचर है, तो हाँ। वो तो भाई नहीं आएंगे ना, उनको तो पे करना पड़ेगा। या फिर किसी भी टीचर को मैं लाऊंगा तो वो तो पे करके लाना पड़ेगा, तो नहीं, नहीं, उनके सौरभ लिए मिल। सौरभ सर नहीं रहेंगे केमिस्ट्री में, परेशान मत हो। सौरभ सर नहीं रहेंगे। बच्चे करे सौरभ सर रहेंगे। ठीक है, तो खैर बाकी। ठीक, हाँ सर, कुछ ठीक है, बोलिए। आप क्लासेस मैं क्लास कंटिन्यू। स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो चलो बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपके दिलों तक जा रही है। मैंने कहा था एविडेंस देना है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देना है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देना है। और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देने के लिए बच्चों आपको ये बात बताया था मैंने कि सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कौन? कौन था बेटा? वॉन बेयर, या वैन बोअर पढ़ो या बेयर पढ़ो, ठीक है। इन्होंने बोयर्स लॉ दिया था, इन्होंने बोयर्स लॉ दिया था। इन्होंने क्या कहा? बोयर्स लॉ ने क्या कहा? बोयर्स लॉ ने ये कहा कि जब एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के दौरान जब वो डेवलप करता है तो अपने एंसेस्टर कैरेक्टर को शो करता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा था कि पहले वो स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करेंगे कि जनरल कैरेक्टर? ये बताओ ना, ये मुंह खोलो ना, अरे बोलो ना, पहले स्पेसिफिक कैरेक्टर कि पहले जनरल कैरेक्टर? जनरल कैरेक्टर, वेरी गुड, जनरल कैरेक्टर पहले होगा, ये बात आपको पता थी। जैसे मैं फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से फैमिली, ऑर्डर, जीनस, इस तरह से अगर मैं चलता रहूं तो आप देखिए स्पीशीज में जाने पर आप स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़ोगे, लेकिन फाइलम में आप जनरल कैरेक्टर पढ़ते हो बेटा। फाइलम में आप जनरल कैरेक्टर पढ़ते हो, स्पीशीज में आप स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़ते हो, ये बात आपको क्लियर थी। फिर एक साहब थे मुलर,
म्यूलर साहब ने कहा, म्यूलर साहब ने दिया रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी मतलब ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी किसे कहते हैं? ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियो, फाइलोजेनी का मतलब हमारे पूर्वज। ना समझ में तो ऐसे समझो, ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियो, फाइलोजेनी मतलब हमारे पूर्वज। मतलब ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि एक जाइगोट अपने डेवलपमेंट के दौरान उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी क्या हिस्ट्री है। एक जाइगोट जब डेवलप करता है तो उसकी क्या हिस्ट्री है। और फाइलोजेनी का मतलब होता है कि एक स्पीशीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। जैसे हम हैं, हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, अपने माँ के कोख में होते हैं, ठीक है, हम लोग होते हैं, तो हम लोग ऑन्टोजेनी हैं और हम स्पीशीज हैं, मतलब हमारे पूर्वज स्पीशीज थे, तो वो हो गए फाइलोजेनी। हम वो कैरेक्टर को रिपीट करेंगे, ये बात कही जाती है। लेकिन वहीं पर बाद हकले साहब आ गए। हकले मतलब हैकेल, इन्होंने रिकैपिटुलेशन को पढ़ा और कहा कि एम्ब्रियो सिर्फ एडल्ट कैरेक्टर ही रिपीट करती है, जो कि ये बात गलत है। एम्ब्रियो सिर्फ एडल्ट कैरेक्टर नहीं रिपीट करते अपने डेवलपमेंट के दौरान बेटा। एम्ब्रियो जो होते हैं वो एडल्ट भी रिपीट करते हैं और एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर भी रिपीट करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे, चलो देखो। अच्छा, ये बात हैकेल ने कही थी, यहां तक हो गया था, यहां तक हो गया था बाबू। आलिया कहां तक? यहीं तक हुआ था ना? हाँ ठीक है शीतल, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हैकेल की बात को बोयर साहब ने कहा, भैया ना 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 ना, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। कह रहे प्रूफ दो, कह रहे मैं प्रूफ दूंगा, कह रहे प्रूफ दो, कह रहे प्रूफ दूंगा। लो, बोयर ने क्या कहा, भैया जो एम्ब्रियो होते हैं ना, एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ए बाबू, ए बच्चा, ए लाल, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिपीट बोथ, बोथ कौन सा? एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर, एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर एंड एडल्ट कैरेक्टर। अंशुक्ता, हैकेल ने बात गलत बोली थी, ठीक है सुम्बुल। चलिए ये बात हो गई। सर एग्जांपल दो ना, सर एग्जांपल दो ना, सर एग्जांपल दो ना। चलिए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये देखो एग्जांपल, सुनो ना, सुन भी लो ना। ये रहा मेढक, फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के लार्वा को क्या बोलते हैं बेटा? मछली, है ना, टैडपोल। फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टैडपोल। तो फ्रॉग एडल्ट हुआ, टैडपोल लार्वा हुआ। अब देखो 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 देखो, टैडपोल मछली, मछली फिश, मतलब क्या हुआ? टैडपोल मछली से सिमिलरिटी शो करता है, शो सिमिलरिटी। क्या मैं गलत हूं? नहीं, सही हूं। मैं गलत हूं? नहीं, मैं सही हूं। शो सिमिलरिटी किससे? फिश से। और फिश से बना है फ्रॉग, फिश से बना है फ्रॉग। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं कि फिश से इवॉल्व हुए हैं फ्रॉग? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पत्थर दो तुम्हें मारूं और स्पंज तो मैं अपने को मारूं। फाइलम पढ़े हो ना, फाइलम तो पढ़े हो, फाइलम को ऑर्डर देख लो। फाइलम को इवोल्यूशन के बेसिस पे ही रखा गया है। तो पहले फिश आता है, फिर एम्फीबियंस आते हैं, तो फिश से बना है एम्फीबिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, टैडपोल और फिश में सिमिलरिटी है और फिश से इवॉल्व होता है फ्रॉग, तो सिमिलरिटी देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी है कि नहीं है? और देखो दोनों दोनों बातें क्या, थोड़ी सी और बातें हम करेंगे, थोड़ी सी और बातें करेंगे। ए बाबू, ये जो मैं लिखाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर, हसनैन, फिश अमोनोटेलिक है कि यूरियोटेलिक है कि यूरिकोटेलिक है? देखिए कौन बताता है। फिश क्या है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक कि यूरिकोटेलिक? फिश अमोनोटेलिक, वेरी गुड।
फिश निकालता है अमोनिया, फिश रिलीज करता है अमोनिया, ठीक है, खासकर बोनी फिशेस की अगर बात करें तो हम थोड़ा अमोनिया। और एक बात बताओ, टैडपोल क्या होता है? लाल, ओए लाले, टैडपोल क्या होता है बेटा? टैडपोल भी अमोनिया, देखो सिमिलरिटी। लेकिन फ्रॉग क्या है? फ्रॉग है यूरिया। तो मतलब ये है कि देखो एम्ब्रियो, फ्रॉग अपने डेवलपमेंट के दौरान, मेरे प्यारे बच्चों ये पढ़ना था मुझे, फ्रॉग अपने डेवलपमेंट के दौरान अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखो कैसे इवॉल्व हुआ है, नहीं शो कर रहा है। फ्रॉग का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है टैडपोल, वो भी अमोनिया, फिश भी अमोनिया। तो मेरा यही कहना था कि दोनों कैरेक्टर को रिपीट करता है, सिर्फ एडल्ट को नहीं, वो एम्ब्रियोनिक भी करता है और कौन सा करता है बेटा? एडल्ट भी करता है। ये बात आपको पता ही है। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा एग्जांपल दिखाएं, ह्यूमन हार्ट। दूसरा एग्जांपल देखें बेटा, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन हार्ट मतलब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक हार्ट। ये देखो एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात हो रही है। एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में, मतलब जब हम लोग भ्रूण अवस्था में होते हैं तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कौन बताएगा? जब हम भ्रूण, देखो एकदम नया पॉइंट आ रहा है आज, हम जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तो हमारे अंदर कितने चैम्बर होते हैं? कौन बताएगा? 3 2 आ रहा है। आसिफ, जयंत, आलिया, सुंबुल, कोमल, जया, नहीं, मैं कह रहा हूं कितने चैम्बर होते हैं। मानव, सभी बच्चे सुनो, जब अर्ली स्टेज है बेटा एम्ब्रियो की, तो हम लोग फिश की तरह होते हैं। हमारा हार्ट फिश की तरह होता है। और फिश में आपको पता है कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज देख रहे हो, हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। फिर अगर थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा लेटर स्टेज देखा जाए, एम्ब्रियो का लेटर स्टेज, बाद में अगर स्टेज देखा जाए आलिया, तो उसमें देखो बेटा क्या होता है, उसमें माना जाता है कि वो रेप्टाइल्स, अच्छा एम्फीबियंस में लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, क्योंकि ऑर्डर बन जाता ना, एम्फीबियंस जैसे ही, मतलब 3 चैम्बर। हाँ एकदम से हमारा 4 चैम्बर थोड़ी बनता है हार्ट, याद रखिएगा। फिर अगर हम ज्यादा लेटर स्टेज की बात करें, मोर लेटर, मतलब एम्ब्रियो ही है, मोर लेटर स्टेज की बात करें तो मैमल्स लाइक हो गया। मैमल्स लाइक आपको पता चल गया कि मैमल्स लाइक मतलब क्या हुआ? 4 चैम्बर हार्ट। ये इवोल्यूशन का हिस्सा हो गया। देखो तो ह्यूमन हार्ट भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखो फिश के जैसा है, और हमको पता है कि पहले फिश आया है, फिर एम्फीबियंस आया है, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर मैमल्स, उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इवोल्यूशन का ऑर्डर भी आपको पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि हाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला जो होता है, मतलब जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब भी हम कैरेक्टर को रिपीट करते हैं। देखो अर्ली एम्ब्रियो स्टेज फिश को रिपीट कर रहा है, फिश वाले हार्ट को, 2 चैम्बर को। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो अगर बर्ड्स की बात करूं, मैं बर्ड्स की आज बात कर रहा हूं, तुम लोग सुने नहीं होगे या सोचे भी नहीं होगे, थोड़ा सा बर्ड्स की बात करूं क्योंकि इसमें एग्जांपल ही ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए बर्ड्स क्या होती है? चलिए बताइए बर्ड्स क्या होती है? अमोनोटेलिक, यूनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, एक बार रिपीट करना है कि ने क्या कहा था। अच्छा बाबू ठीक है, पहले हम जवाब दे दो, अभी हम कर रहे हैं। यूरिकोटेलिक, सभी ने बताया सर ये यूरिकोटेलिक है, सभी ने बताया ये यूरिकोटेलिक है। बहुत अच्छा है, और मैं एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं केक की तरह। अब सुनो, तुम्हें पता है जो एम्ब्रियो होता है बर्ड्स का, एम्ब्रियो ऑफ बर्ड, ए बेटा एम्ब्रियो ऑफ बर्ड, बता सकते हो क्या होता है? खेल देखो हो गया ना, बताओ एम्ब्रियो ऑफ बर्ड क्या होता है? कौन बताएगा? अरे आज मैं कई सिमिलरिटी निकाल दूंगा तुम लोगों से। मृणल, एम्ब्रियो ऑफ बर्ड अमोनिया निकालते हैं, आज के बाद याद रखना, कहीं भी पता कर लेना। एम्ब्रियो ऑफ बर्ड
अमोनिया होते हैं। किससे सिमिलरिटी शो कर रहे हैं? फिश। अरे मैंने तुम्हें बताया है कि जितने वर्टिब्रेट हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं? जवाब दो। जितने वर्टिब्रेट है किससे इवॉल्व हुए हैं? जितने वर्टिब्रेट है किससे इवॉल्व हुए हैं? जितने वर्टिब्रेट है उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है? फिशेस से। किससे बेटा? फिश से। आज के बाद याद रखना, जितने वर्टिब्रेट है उनका इवोल्यूशन फिश से हुआ है, मछलियों से हुआ है बेटा, ये याद रखिएगा। हाँ ठीक है। फिश टैडपोल क्या होता है? फिश होता है बस। ठीक है, चलो देखो, एम्ब्रियो ऑफ बर्ड अमोनिया और फिश भी अमोनिया, अमोनोटेलिक। फिर देखो, मैं थोड़ा सा पेज मुझे बदलना होगा, मुझे दूसरे पेज पे लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी पीछे आ जाता हूँ बेटा। आलिया, मैं तुम्हारा क्वेश्चन याद है मुझे, मैं अभी आता हूँ पीछे, मैं आता हूँ अभी पीछे। ठीक है, सुनो, बर्ड्स एम्ब्रियो है तो अमोनोटेलिक। लेटर, लेटर का मतलब बर्ड्स बाद में, यानी जब एम्ब्रियो उसका बड़ा होने लगेगा, एम्ब्रियो चेंज होने लगेगा, तो वो यूरिया में आ जाएंगे। देख रहे हो, यूरिया में आएंगे। और यूरिया में आने का मतलब एम्फीबिया बेटा। ये बेटा यूरिया का मतलब एम्फीबिया। अरे मैं फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, एम्फीबिया। देखो इवोल्यूशन, देख रहे हैं इवोल्यूशन। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर एडल्ट बर्ड हो गई, एडल्ट बर्ड्स, एडल्ट बर्ड तुम्हें पता है क्या है? यूरिक एसिड बेटा, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड कहीं ना कहीं, अच्छा ये बताओ रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में क्या होता है? एडल्ट बर्ड्स, उसमें भी क्या होता है? यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स। फिर यहीं से बर्ड्स का इवोल्यूशन हो गया बेटा, यहीं से बर्ड्स का इवोल्यूशन हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे एडल्ट हो चाहे एम्ब्रियोनिक, कोई भी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के दौरान वो अपने एम्ब्रियोनिक, अपने एडल्ट, मतलब जो पूर्वज के हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके सारे कैरेक्टर को वो रिपीट करेगा। बताओ इतने एग्जांपल से संतुष्टि हुई कि और बताया जाए? मुझे लगता है इतना एग्जांपल सफिशिएंट है, इतना तो पूछा भी नहीं जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पे तुम्हें मिल भी गया कि बर्ड्स के एम्ब्रियो क्या होते हैं, उसके एम्ब्रियो क्या होते हैं, ये भी सब तुम्हें मिल गया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, यहीं पर डन करते हैं। अब उसके बाद नई हेडिंग हम लोग शुरू करते हैं बेटा। ठीक है मानो, आओ चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा। हसनैन बाबू बंद कर लो, बाबू बंद कर ले। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा एविडेंस, नेक्स्ट एविडेंस। देख रहे हो एविडेंस, एविडेंस, एविडेंसेस। ए बाबू एविडेंसेस किससे? फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, छोटे छोटे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या ऑर्गन, जो भी बात कर लो। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर या ऑर्गन। आओ देखते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये। अब देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो रिड्यूस फॉर्म में है। रिड्यूस फॉर्म का मतलब पहले कभी ये फंक्शनल हुआ करते थे, अब लेकिन ये फंक्शनलेस है। तो लिखना प्लांट और एनिमल्स दोनों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें बेटा जो ऑर्गन होते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गन, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गन बेटा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गन होते हैं, मतलब रिड्यूस्ड हो गए, इसका मतलब पहले सही रहे होंगे तभी तो रिड्यूस लिखा मैंने। और ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब ये फंक्शन होते हैं, सॉरी फंक्शनल लेस, फंक्शनलेस, फंक्शनलेस होते हैं, फंक्शनलेस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है आमिर, ओ आमिर, वेस्टिजियल ऑर्गन। अरे आ रिया कि नहीं आ रिया? मैं सिर्फ पढ़ा रिया है, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब समझना, लगभग ये कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे? लगभग ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में सिर्फ बात हो रही है 180 वेस्टिजियल ऑर्गन के आसपास। ह्यूमन बीइंग में 180, 100 नहीं, पहले किताबों में 100 देते थे। आज से 7-8 साल पहले की किताबों जो देखोगे ना, कुछ किताबें थी, इंसाइड तो वो भी मेंशन नहीं कर रही है, कुछ किताबें थी जिसमें 100 देते थे लोग, लेकिन 180, क्योंकि डिस्कवरी हो रही, रिसर्च होती रही,
180 वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मैं तुम्हें कुछ का एग्जांपल दूंगा। चलिए पहला बताइए, देखें कितने हमारे बच्चे टैलेंटेड होशियार हैं। मैं अपने बच्चों को चेक कर करके पढ़ाता हूँ बेटा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो बताओ। नहीं ऐसे नहीं बताना है, ऐसे नहीं बताना है। ये बताओ आईलिड कितनी होती, ह्यूमन बीइंग में आईलिड कितनी होती, कितनी आईलिड है? आलिया कह रही 2, अंशुता भी 2, मानव भी 2, 2 पेयर। अरे मतलब एक आंख में, एक आंख में 2। गलत, गलत जवाब। 3 होती है, आईलिड 3 होती है, 1, 2 और ये अंदर ये जो किनारे पर ये जो किनारे पे मसल्स की तरह दिख रही है, वो तीसरी आईलिड है। वो तीसरी आईलिड है जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हाँ वही वाली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तीसरी आईलिड है। लिखो पहला पॉइंट ह्यूमन बीइंग में पहला। थर्ड आईलिड, थर्ड आईलिड जिसको हम बोलते हैं बेटा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब इनका क्या रोल है हमारे पूर्वजों में? देखो कहानी है, हकीकत नहीं है, कहानी है। कि हमारे पूर्वजों में ऐसा हुआ करता था कि वो जंग वंग लड़ने जाते थे, तो जैसे कि दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं जंगे, मतलब बहुत पहले पूर्वज, या किसी को शिकार कर रहे हैं, धूल उड़ रही है, तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कवर कर लेते, वो धूल इनकी आंखों में जाता था और ये हल्का हल्का उनको दिखाई पड़ता था, उनको दिखाई पड़ता था और ये दौड़ते रहते थे जानवर को, कोई धूल फेंके कुछ भी करे। या फिर ठंड पड़ रही है, जैसे कह सकते हो ओस पड़ रही, कोहरा जो भी है जिसे आप बोलते हो, तो उनका ये कहना था कि मतलब जैसे आंखें बंद हो रही है या कोई चीज ऐसी जिसमें आंखें बंद हो रही है, तो वो क्या करते थे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन अपना वो उनका निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आ जाता था और उस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से ये कुछ भी करते थे। कुछ भी का मतलब कुछ भी देख लेते थे, धूल धक्कड़ जितनी भी चीजें हैं, या फिर जो हवा का मतलब ये तेजी दौड़ते थे, ये भी माना जाता है कि तेजी दौड़ते थे कि शिकार करने के लिए, कि इनके आंखों में हवा जो लगती थी, तो ये हवा हवा लगने की वजह से क्या होता, आंखों में जलन, आंखें बंद हो जाती थी, तो हवा नहीं लगती थी, इरिटेशन नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। प्रूफ नहीं है, ऐसी कहानी है सिर्फ, ठीक है। और मैं भी वही उसी कहानी को बता रहा हूं आपको। दूसरा, दूसरा ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना। आज भी कुछ लोग अपने ईयर पिन्ना को इसको घुमा लेते हैं, होंगे कुछ इसमें लोग जो ऐसे ऐसे ईयर पिन्ना ऐसे ऐसे इशारा करके ऐसे ऐसे करके घुमा लेते हैं, मुझे पता है कुछ हैं सर्कस वाले इसमें। ईयर पिन्ना या फिर उसे पिन्ना मसल्स बोलते हैं, कहा ये हमारे में वेस्टिजियल है, ठीक है, लेकिन और मैमल से फंक्शनल है। अरे भाई बकरी को देखे हो, कुत्ते के देखे हो, वो कान तो हिला ही लेते हैं, तो उनमें फंक्शनल है। तो ह्यूमन बीइंग में बट फंक्शनल इन किसमें बेटा, अदर एनिमल्स। अब हमारे पूर्वज में क्या रोल रहा होगा? हमारे पूर्वज मक्खी हटाने में नहीं था कि बस मक्खी बैठे टूट रहा है, ऐसे हिला दे, ऐसे हिल जाए मक्खी हट जाए। नहीं, ये माना जाता था कि जंग, पहले जंगी थी बेटा, ये जब जंग पे जाया करते थे या फिर कोई शिकार करने जाया करते थे, तो जैसे हम लोग जैसे झुंड में जा रहे हैं, वो लोग ना लाइन बना के चलते थे, जैसे गांधी जी चल रहे थे, गांधी जी के पीछे लोग चलते हैं, वैसे लाइन बना के ये लोग शिकार करने चलते थे, एक आगे मेन, फिर उसके पीछे। तो जो आगे वाला है ना वो सतर्क रहता है, जैसे ही वो देखता है कि कोई खतरा है तो वो उसके कान खड़े हो जाते थे, और जो कान खड़े होते थे पीछे वाले पहचान जाते थे बिना आवाज के, बिना किसी के, क्योंकि आवाज करेंगे तो भाग जाएंगे। कान उनका खड़ा हो जाता तो समझ जाते कि कुछ खतरा है, रुक जाते थे लोग। तुम लोग भी ऐसे ही कर लेना। अब बस बस मत रुकवाने लगना, बस ट्रेन रुकवा रहे कान खड़ा किए हुए हो, कान खड़ा तो ट्रेन रुक जाए, बस रुक जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। आओ, तो उसमें आपको क्या रखना है, ईयर पिन्ना का। और भी अभी क्या काम है, अभी ईयर पिन्ना का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन जो रोल मेन था कि उसको मूवमेंट दिलाना, वो नहीं, कलेक्शन ऑफ साउंड। ये बात आपको पता है, कलेक्शन ऑफ साउंड ये पढ़ाया भी जाता है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में।
ये याद रखना, लेकिन फंक्शनल माना जाता है, ठीक है। और ईयर पिन्नस से साउंड की डायरेक्शन को भी पता लगाया जा सकता है, आपको पता है ना। अरे भाई तुमसे हम कहे आंख बंद कर लो, तुमने आंख बंद कर ली, हमने बताया बजाय इधर की तरफ बजाय पी, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम घूम जाओगे ऐसे कि हाँ इधर की तरफ हुआ है, हाँ इधर की तरफ हुआ है। एक अजय देवगन की मूवी भी थी जिगर, ये कोई मूवी थी जिसमें उसको पट्टी बांध देते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, तो वो इशारे से लड़ता है। खैर तुम लोग अजय देवगन मत बनना बेटा। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, थर्ड कैनाइन। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिखवा दे, बाकी सब नहीं लिखवाऊंगा, 180 थोड़ी लिखवाऊंगा। कैनाइन, हाँ कैनाइन का रोल हम लोग में नहीं है ज्यादा, पहले कैनाइन हुआ करते थे। थर्ड मोलर, ये तो आपको पता है, विजडम टूथ। थर्ड मोलर जिसको हम बोलते हैं विजडम टूथ, अकल वाली दांत, विजडम टूथ, ये भी वेस्टिजियल है बेटा। पहले के लोग उसे इस्तेमाल करते, चबाया करते थे। अब लोग हैं कि भाई ज्यादा चबाने वाली चीजें कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज वो लोग खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैगी खा लेते हैं, है ना, बहुत हुआ तो बर्गर खा लिया। वो चीजें जो बस 2 बार पुश पुश करो अंदर हो जाए, है ना। तो जाहिर आने वाले दिनों में हो सकता है दांत भी खत्म हो जाए, इवोल्यूशन ही हो रहा है। हमें नरम खाना अच्छा लगता है, ये बात पता है आपको, एकदम नरम हो रहा है। थोड़ा सा हार्ड हुआ तो अरे बड़ा मुश्किल हो रहा है, नहीं खाया जाता हमसे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो गन्ना गन्ना ऐसे छील छील के खाते हैं, बहुत रेयर के यहाँ पे जितने, उसमें से हमें लगता है 2 3 4 होंगे बस। बाकी क्या है सर, कौन जाए गन्ना, सीधे बस रस निकला, गन्ने का जूस पी लिया, ठीक है। लेकिन गन्ना करिए तो आप दांत से भी और चीज से भी, जबड़े से भी मजबूती, लेकिन हम लोग छोड़ चुके हैं बेटा। खैर विजडम टूथ की बात हो गई, ये सब वेस्टिजियल है, ठीक है। लेकिन हमारे एंसेस्टर में सब बहुत ही अच्छे से डेवलप थे, वेल डेवलप थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथी बात अगर करें जो इंपॉर्टेंट है, वो चौथी बात है कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन। अरे तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब हमारे पूर्वजों में ना ये फंक्शन हुआ करता था। फंक्शनल का मतलब ये हड्डी ज्यादा ग्रोथ हुआ करती थी ज्यादा, तो हमें लगता था पूंछ है उनके पास, वो पूंछ नहीं। इसीलिए लोग कुछ कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। किसके बंदर थे भाई? पूर्वज, पूर्वज और बंदर थे। बंदर क्या होता? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस छोटी सी एक हड्डी निकला करती, वो कॉक्सिक्स वाली जो लास्ट वर्टिब्री है बेटा, वो ग्रो हो जाया करती थी बस। लेकिन टेल बोन हम लोगों में एब्सेंट है, अब नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ बच्चों में आ जाती है, आपने देखा सुना होगा कि उसको पूंछ आ गई। अब पूंछ आ गई तो उसको भगवान का रूप देते हैं लोग, उसको पूजने लगते हैं। कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैंने देखा है, मैंने सुना है, तब की बात कर रहा हूँ। उसे पूजने लगते हैं, उसे पूजने वाली चीज, वो बच्चा है भाई, उसको तकलीफ है, उसको हड्डी उसकी बढ़ गई, जाइए ऑपरेशन करवाइए पहले, ठीक है, फिर आप जो करना होगा करिएगा। पूजने के लिए अल्लाह भगवान ईश्वर सब हैं, वो जो पैदा हो रहा है उनको क्यों पूजोगे? इंसान है वो भी। तो खैर ये सब आपको याद रखना होगा, थोड़ी सी बातें इस पर है। हाँ, कौन लोग हैं जो यहाँ पर ये करते हैं, ये 12 पैक्स, कहाँ तक पैक बन जाता है इनका, मतलब 6 पैक तो होता है, गर्दन पैक बना लेते हैं ऐसे। तो ठीक है, वो जो सेगमेंटेड मसल्स होती है ना, ये 6 पैक 8 पैक, ये हमारे पूर्वज के कैरेक्टर हैं। तो सोचो अब, हम रिपीट नहीं कर रहे अपने पूर्वज कैरेक्टर को। आज जिसने खूब बॉडी, ये 6 पैक बेक बना लिया एकदम, वो गोटी की तरह, उसको बढ़िया माना जाता है। तो वो सेगमेंटेड मसल्स, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सेगमेंटेड मसल्स, ये भी वेस्टिजियल है बेटा। पहले के जो हमारे पूर्वज वो करते हैं, उनमें अपने आप होता, वो जिम नहीं करते थे। क्यों? उनमें फैट कम होती थी, क्योंकि वो हमेशा भागना दौड़ना यही वाला काम उनका रहता था, इधर भागना उधर भागना। इतने ज्यादा प्रोटीन थोड़ी थी बढ़िया से। अब तो प्रोटीन खाना है तो डब्बल एक चले आ रहे हैं, है ना। तो इसमें याद रखिएगा सेगमेंटल मसल्स, सेगमेंटल मसल्स बच्चे ऑफ एब्डोमेन, ये हमारे पूर्वजों में इनका रोल रहा होगा या रोल था, ठीक है, लेकिन हम में नहीं है, ठीक है। लेकिन सेगमेंटेड मसल्स किसमें पाई जाती है पता है? किसमें फंक्शनल होती है? देखो सेगमेंटेड मसल्स ह्यूमन बीइंग में तो है, वो है क्या,
वेस्टिजियल, लेकिन बट मैं लिख दे रहा हूं, बट फंक्शनल इन, थोड़ी सी बात मैं लिखूंगा, फंक्शनल इन किसमें बेटा, काऊ में, बफेलो में, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया। जानता क्यों? क्योंकि ये अपने एब्डोमिनल मसल से, रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस जो एब्डोमिनल मसल्स है, इससे भी रिस्पायरेशन करते थे हमारे पूर्वज भी, क्योंकि वो भागना दौड़ना बहुत होता था, तो वो एब्डोमिनल मसल्स से रिस्पायरेशन। अरे हम लोग भी जब डीप रिस्पायरेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारी एब्डोमिनल मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी। तो कुत्ते को देखो हमेशा ऐसा करते हैं, कुत्ते लोगों को हमेशा उनका एब्डोमेन, घोड़े दौड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, ये जो जानवर है गाय भैंस, ये भी एब्डोमिनल मसल्स का यानी एब्डोमेन से रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो इनकी एब्डोमिनल मसल्स फंक्शनल है, ठीक है, हम लोगों में नहीं है। तो मुझे लगता है और एक चीज और लोग हैं, रामदेव बाबा, उनकी भी फंक्शनल है। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सा प्राणी ऐसा है, तो रामदेव बाबा अभी इस वक्त हैं जिनमें वेस्टिजियल नहीं है एब्डोमिनल मसल्स। देखते नहीं वो गुड़ 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 करके घुमा लेता है, रामदेव बाबा को देखा होगा, पूरे पेट को हिला लेते हैं पता कैसे करके, है ना। मतलब अगर उनको बेली डांस करवाना हो, एक होता है बेली डांस, बेली डांस तुम्हें पता ही है, उनका बेली डांस या एब्डोमेन डांस होगा, जैसे लग रहा है पेट डांस कर रहा है उनका। तो खैर ऐसा होता है, तो याद रखिएगा। मतलब एक तरह से हम भी कह सकते हैं कि बाबा रामदेव और घोड़े में कोई फर्क नहीं है, बफेलो में कोई फर्क नहीं है। मतलब एक ऐसे मजाक के तौर पे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों एब्डोमिनल मसल से पार्टिसिपेट कर लेते हैं, सिमिलरिटी आ जाती है, ठीक है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है सारे बच्चों, ये सब मजाक का हिस्सा है, सीरियस कोई ना ले किसी चीज को। नेक्स्ट, हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन किसी और भी एनिमल में, क्योंकि ये सवाल आया है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में, सीपीएमटी में, और जो पहले जिपमर एम्स हुआ करते थे उन सब में पूछा गया है, तो मैं वो बताने जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन लेके डॉक्टर बन जाओ। चलो, अदर एनिमल्स में, मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूं, इन अदर एनिमल्स, सर 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 इन अदर एनिमल्स, सर बता दो ना। देखो बताने को तो बहुत कुछ है इवोल्यूशन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं जो आया हुआ है। इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल जैसे कि पाइथन, पाइथन, बताओ पाइथन में कौन सा पार्ट उसका वेस्टिजियल मूव नहीं करता है? हिंड लिम्स, हाइंड लिम्स या हिंड लिम्स, जो भी तुम लोग पढ़ते होगे, हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स, उसका पेल्विक गर्डल, पाइथन का पेल्विक गर्डल नॉन फंक्शनल है, मतलब वो उसको मोड़ नहीं सकते, उस पे उससे काम नहीं कर सकते वो। वेल, वेल का बेटा टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने वाले बहुत जल्दी, इनमें भी सेम सेम, वेल की जो पेल्विक गर्डल होती है, पेल्विक मतलब उनके पीछे वाली जो गर्डल होती है, वो मूव नहीं करती है, वो मूव नहीं करती है। वेल ऐसे मूव नहीं कर सकता कभी, ऐसे नहीं, पीछे जैसे मछलियां होती है आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे चल रही हैं, है ना, पीछे वाला ऐसे हिला के, वेल ऐसे नहीं करती ना, बस वही फिन्स इनके जो होते हैं पेक्टोरल वाले। हाँ, और वेल में एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, लेकिन नॉन फंक्शनल। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वेल में एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है लेकिन नॉन फंक्शनल। आप सुनना, मतलब हुआ क्या, जो वेल होते हैं उनके जो एंसेस्टर हुआ करते थे बेटा, उनके एंसेस्टर में हिंड लिम्ब, पेल्विक गर्डल, ये सब फंक्शन हुआ करते थे, ये सब फंक्शन हुआ करते। क्या फंक्शन था वो एक अलग बात है, मूवमेंट में ही होगा और किस में होगा, ठीक है। अब दूसरा से मुझे समझना क्या है, पहले देखो तुम्हें समझाना क्या चाह रहे थे। ये देखो इनका इनका इवोल्यूशन, ये फिश है, हाँ सर ये फिश है, फिश से गए एम्फीबिया, हाँ सर एम्फीबिया, एम्फीबिया से गए रिप्टाइल्स, हाँ सर रिप्टाइल्स, मैं मानता हूं सर रिप्टाइल्स, और रिप्टाइल्स गए दो चीजों में,
बर्ड्स में भी एंड मैमल्स में भी, मैमल्स में भी। अब देखो पॉइंट क्या हुआ, देखो क्या हुआ, मैमल्स, लेकिन 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 देखो देखो, मैमल्स फिश। सर ये क्या हो गया, बताओ वेल क्या है, फिश ना, वेल क्या है, फिश ना बेटा, ये बताओ ना, ये मुंह खोलो ना, ये कुछ तो बोलो ना। मैमल है, वेल मैमल है, सील मैमल है, तो वेल मैमल है। मैमल का दिमाग अगर जाता है ज्यादातर ये कि भाई टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल या हवादार। लेकिन ये देखो रेप्टाइल से मैमल, यानी कि देखो देखो पानी वाला मामला खत्म हो रहा है, फिश पानी में, एम्फीबियन दोनों में, पानी और जमीन दोनों। रेप्टाइल्स, मोस्टली रेप्टाइल जो है वो जमीन टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो बर्ड्स हवादार हो गए, मैमल्स टेरेस्ट्रियल हो गए। लेकिन मैमल्स फिश मतलब वेल, मतलब वेल पहले टेरेस्ट्रियल थे। हाँ देखो, वेल की अगर ओरिजिन की बात करें, वेल जो है वो अगेन एक्वेटिक हो गए। लो भैया, मतलब समझे कुछ। अगर कभी तुमसे सवाल पूछ ले नीट में कि बताओ फर्स्ट वेल टेरेस्ट्रियल थे देन एक्वेटिक, फर्स्ट एक्वेटिक देन टेरेस्ट्रियल, या ऑलवेज एक्वेटिक या ऑलवेज टेरेस्ट्रियल, तो आपको लगाना पड़ेगा इवोल्यूशन के पॉइंट से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल क्योंकि वो मैमल्स हैं, देन एक्वेटिक लिखा है मैंने, वेल अगेन एक्वेटिक, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसी वजह से इनके अंदर, क्योंकि ये दोबारा एक्वेटिक हो गया बेटा, इसी वजह से इनके अंदर हिंड लिम्ब और पेल्विक गर्डल पाया जा रहा है। नहीं समझे क्या, मतलब अगर मैं एक बात करूं आमिर, कि अगर मैं ये बात करूं बाबू कि अगर वेल टेरेस्ट्रियल होते, एक बात कह रहे हैं, किसी तरह वो मछली की तरह ही दिखते हैं, अगर टेरेस्ट्रियल होते हैं, उसमें हाइंड लिम्ब प्रेजेंट लिख दो, हाइंड लिम्ब पेल्विक गर्डल अब तक वेस्टिजियल यानी खत्म ही हो चुका होता, वो रोल नहीं रहता। लेकिन क्योंकि ये फिर से कहां चले गए, पानी में, तो इनमें पेल्विक गर्डल और जो हिंड लिम्ब है, हिंड लिम्ब यानी जो पीछे की तरफ है, वो फिर से आ गए, लेकिन रोल नहीं है, डेवलपमेंट है, रोल नहीं है, फंक्शनल रोल नहीं है, वो कभी ऐसे ऐसे करके मूव नहीं करेंगे, तैरेंगे नहीं। अब क्योंकि तैरने वालों में पेल्विक गर्डल फंक्शन होता है, तैरने वालों में पेल्विक फिन्स फंक्शन होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और देखो वेस्टिजियल ऑर्गन, सुन, विंग्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, नौसीन बंद कर ले, नौसीन, विंग्स वेस्टिजियल ऑर्गन है किसमें, चलो बताओ किसमें विंग्स वेस्टिजियल है, बोल तो किसमें विंग्स वेस्टिजियल है, आवाज बंद कर लो नौसीन, पीट दिए जाओगे। चलो सही बात है, कीवी में, कीवी वो खाने वाला फल नहीं, कीवी में, नौसीन आवाज बंद कर लो, कीवी में, एमू में, और किसमें, कोई और भी है, ऑस्ट्रिच भी तो है, ऑस्ट्रिच भी तो है, ऑस्ट्रिच में और भी है, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स है। अच्छा, किसमें जबड़ा, जॉ एपरेटस किसमें वेस्टिजियल है, जबड़ा 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 जबड़ा, तो कहना जाबड़ा जो होता है वो रेप्टाइल्स में जाबड़ा एपरेटस वेस्टिजियल है। कोई पूछे, अच्छा घोड़े में, और मैं लिखाऊंगा नहीं, लिखवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, घोड़े में और हिरन में कोई वेस्टिजियल है, घोड़े में और हिरन में कोई वेस्टिजियल है, मैंने पढ़ाया है, अगर कहोगे नहीं तो मैं पीटूंगा। चलो बताओ, घोड़े में और हिरन में कोई है, हाँ है तो कौन सा है, आलिया, सुम्बुल, जीनत, अंशुक्ता, हसनैन, आमिर, मुरनल, सारे बच्चे जवाब दो। घोड़े में हिरन में मैंने पढ़ा रखा है, एक बोन इन लेग,
अरे स्प्लिंट बोन, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था इसे? कल ही तो पढ़ाया था शायद। स्प्लिंट बोन बेटा, घोड़े में 2 एक पैर में, घोड़े में 2 एक पैर में, और हिरन में 1। अरे पैरेलल इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन पढ़ाया था मैंने। अच्छा नाम नहीं याद आ रहा था, ठीक है ठीक है, हाँ रिवाइज किया करो बेटा, ठीक है मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट सर, प्लांट का एग्जांपल दो तो जाने। प्लांट बड़ा एनिमल बता लिए हो, जरा प्लांट का देके दिखाओ। तो लो भैया प्लांट का भी ले लो बाबू। प्लांट का कौन कौन सा? सुनो, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में रस्कस कुछ होता है, रस्कस समझते हो? रस्कस है, स्केली, और वहीं पर हम पोटैटो की बात करें, अब इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें, मतलब रस्कस में जो स्केल होता है, स्केली स्ट्रक्चर, वो वेस्टिजियल है, कोई रोल नहीं, पहले था। पोटैटो भी स्केली, पहले था अब नहीं है, ठीक है, स्केली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। लेकिन एक सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आप ही लोग से, चलो मैं इधर करता हूं। वो कौन से साइंटिस्ट थे, हाँ डियर में 1 हॉर्स में 2, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था? तुम लोग को पता है, तुम लोग को पता है कि कौन है वो? कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन को बहुत, सवाल बन सकता है, बताओ, बोलो ना, ए बच्चा, ए लल्ले, ए लालू, बोलो ना, ए बाबू। अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, डार्विन की लैमार्क। हाँ आलिया 100% रहो बेटा, अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, अब सीधे 100%। लैमार्क वेस्टिजियल ऑर्गन को बहुत बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे थे। तो एक पॉइंट लास्ट लिख लो बेटा, बस एक लास्ट पॉइंट, ये खत्म, वेस्टिजियल ऑर्गन खत्म हो रहा है। ग्रेट सपोर्टर ऑफ, मतलब सपोर्टर, इवोल्यूशन में सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे, सपोर्टर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन के सब, ये सब क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत कायदे से, जहां मैं फोकस कर रहा हूं उसको फोकस करो, कोई और नहीं, वो थे लैमार्क साहब। अरे सांप वाला, सांप के पहले लिम्ब हुआ करते थे, फिर वो सरपट पैर उठा के से दौड़ने लगे, मतलब भागने लगे, जल्दी जल्दी भागने लगे, तो उनमें धीरे धीरे पैर खत्म ही हो गया, मतलब लिम्स खत्म ही हो गया, ऐसा कुछ कहानी थी, ठीक है बाबू। ये मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है ज्यादा, इसे एग्जाम्पल आपको रटना पड़ेगा, नहीं याद होगा मैं याद करवाऊंगा, रिवाइज करवाता रहूंगा, बार बार सवाल पूछूंगा आपसे, तब तक याद नहीं होगा, इसीलिए तो मैंने पहले इवोल्यूशन ही पढ़ा दिया बेटा, ताकि मैं पूरे साल आपसे पूछ सकूं। हाँ अभी जिराफ का भी आ रहा है, और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं, ठीक है। नीट का सिलेबस थोड़ा सा है, मतलब मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ बेटा, लेकिन कोई नहीं। एक एविडेंस है बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, तो मैं एविडेंस देने जा रहा हूं, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ लेना, एविडेंसेस फ्रॉम सिलेक्शन चाहिए, हमें सिर्फ बायो में मार्क्स नहीं चाहिए, अगर सिर्फ बायो मार्क्स चाहिए होता तो हम सिर्फ बायो पर ध्यान देते, बाकी जाता, लेकिन हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर भी बीच में लगवा रहे हैं, है ना, आप लोगों को चेकिंग करने के लिए कि ये जो हमारे बच्चे, सिर्फ हमारे बच्चे बस जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि भैया इनका क्या चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री, थोड़ा चेक करिए सर। हफ्ते में नहीं, मतलब जब टाइम लगेगा, हमको लगेगा या आप लोगों को भी लगेगा डाउट, हमको बता देना, ये सदा सर को बता देना, लग जाएगी क्लासेस, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी। तो एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत, ए आमिर, आमिर नहीं है क्या? आमिर नहीं आया, जवाब एक को नहीं दे रहा, आमिर नहीं, चलो जितने लोग हैं वही लोग जवाब दे, अच्छा है तो आमिर, चलो ये देखो मैं समझाने क्या जा रहा हूं, मैं इसमें समझाने क्या जा रहा हूं,
किसी एरिया में प्लांट एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को जो बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी एरिया में प्लांट एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। लिखवाऊंगा नहीं मैं, ये सुन लेना। ए आर वैलेस, ए आर रहमान नहीं बेटा, ए आर वैलेस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा यार डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, कहीं एकदम ही नहीं है, कहीं बहुत ही ज्यादा है। हम सबको पूरे को एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम सबको बराबर का मौका नहीं दे सकते, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए आर वैलेस ने पूरी धरती को 6 रियाम्स में, रियाम्स REALMS मतलब एरिया में, ए आर वैलेस ने पूरी धरती को 6 एरिया में, जिसको बोलते हैं रियाम्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे? फ्लोरा और फौना के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। लिखो, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं सीधे ये लिखवा रहा हूं। ए आर वैलेस है ना, ए आर रहमान से याद करना, याद रहेगा। इन्होंने डिवाइड किया अर्थ को, इंडिया को नहीं, डिवाइडेड अर्थ इनटू 6 रियाम्स। सुनो, मेरे दिमाग में कुछ दौड़ रहा है, पूछूं? मेरे दिमाग में कुछ दौड़ रहा है, पूछ लूं? कह दो अपनी जुबान से कि सब पूछ लो। हाँ बताओ, बायोमॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में कुछ आपको याद है? एंजाइम को कितने क्लासिफिकेशन है? एंजाइम के कितने क्लासिफिकेशन है? एंजाइम के कितने क्लासिफिकेशन है? 7 या 5 या 6 जो एंजाइम को कितने क्लासिफाई किया गया है? 7 हिस्सों में एंजाइम को 7 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 6 हिस्सों में, 6 एरिया में डिवाइड कर दिया अर्थ को। किसके बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल। फ्लावर से फ्लोरा, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो फ्लावर का मतलब फूल, फ्लोरा याद रखिएगा, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं, सुनो गौर से दुनिया वालों। इधर देखो, ये धरती है, धरती हमारी माँ है, ठीक है, ऐसा है, ये धरती है। 1 2 3 4 5 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। सुनो ना, मतलब अब इन 6 को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब जब इवोल्यूशन चल रहा था, हुआ नहीं था, चल रहा था, तब ये सब के सब आपस में जुड़े हुए थे। इस 6 के 6 एरिया, इनका कहना था यार वैलेस का, व्हेन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ए बाबू कह रहे हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन सभी के सभी आपस में क्या थे बेटा? जुड़े हुए थे। ऑल ज्वाइंट, सभी के सभी ज्वाइंट थे बेटा। और इसमें 6 ग्रुप है ना, हर ग्रुप को क्या बोलोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर ग्रुप को इन्होंने एक नाम दे दिया। हर ग्रुप को इन्होंने कहा पेंजिया। ईच ग्रुप को बोला पेंजिया, मतलब 6 पेंजिया थे। कितने पेंजिया थे? 6 पेंजिया। इन्होंने शब्द दिया कि जो अर्थ के 6 रियाम्स थे जो आपस में जुड़े हुए थे, उसको उन्होंने हर ग्रुप को पेंजिया बोल दिया बेटा। अब उन्होंने क्या कहा कि 6 रियाम्स बने, 6 रियाम्स बन गए। ठीक है बाबू, 6 रियाम्स बन गए। और हाँ, कह रहे हैं कि सब अलग अलग सेपरेट हो गए, मतलब सब अलग अलग हो गए, सब सेपरेट हो गए। अब क्या कह रहे हैं? एंडेमिक स्पीशीज को पर्टिकुलर रियाम पर
तो फेवरेबल कंडीशन मिला, लेकिन बाकी पर अनफेवरेबल। देखो एंडेमिक किसे कहते हैं? ठीक है, मैं अभी मिला देता हूं। सुनो बेटा, बेटा सुन लो बेटा, एंडेमिक कहां गया? एंडेमिक स्पीशीज किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। कह रहे हैं कि जो एंडेमिक स्पीशीज हैं उनको कुछ पर्टिकुलर रियाम पे बड़ा अच्छा मौसम मिला, बाकी पर अनफेवरेबल कंडीशन मिली, और जहां अनफेवरेबल मिली वहां विलुप्त तो होते चले गए। ये लिखवाऊंगा नहीं, हाँ, जिनका एंड होने वाला हो, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो इसमें इस पे लिखना है 6 रियाम तो थे, 6 इसमें डिवाइड किया गया। जो एंडेमिक स्पीशीज थी, एंडेमिक स्पीशीज को सम रियाम्स, कुछ रियाम्स पर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कुछ रियाम्स पर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिली, कंडीशन मिली। ठीक है बेटा, कुछ पे फेवरेबल कंडीशन मिली। एंडेमिक स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है, और कुछ पर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मिली। तो जिस पर अनफेवरेबल मिली वो विलुप्त हो गया, जिस पर फेवरेबल मिली थोड़ा सा जिंदा रह गया। ये समझना था। AR वेलेस की कहानी ये थी, ठीक है। अब देखना, मैं और डिटेल जाऊंगा, लेकिन इसमें जा सकता हूं लेकिन जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बेटा इसमें, ठीक है। देखो उसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब एशिया वगैरह लिया था। उसमें सवाल ये बनता है कि किसमें प्रोटोथीरिया ज्यादा थे, किसमें यूथीरिया हुए, किसमें प्रोटोथीरिया कम हुए। ये सब कहानी है, लेकिन ये सब कहानी आज तक मैंने, नीट छोड़ो, नीट तो कुछ नहीं, एम्स जिपमर इन सब में कभी नहीं सुना है ये सवाल। इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस अभी होगा, किताबों में लिखा है, जिस किताब से हम पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन वहां कोई मतलब नहीं बेटा, इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो इसलिए ये हम नहीं लिखवा रहे हैं। हाँ, आपकी एक जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे स्टूडेंट की एक जिम्मेदारी है कि आप उन 6 रियाम्स का नाम पता कर लेना। ओरिएंटल, पैलियार्कटिक, ऐसे करके नाम है, उन 6 नाम को सिर्फ लिख लेना बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। उन 6 रियाम्स के नाम लिख लेना बस, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बेटा हम लोगों ने खत्म कर दिया क्या? हम लोगों ने एविडेंस खत्म कर दिया है। कुछ एविडेंस अभी रह गए हैं, जैसे कि छोटे छोटे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का हिस्सा वो भी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, हमारी जो एक्टिविटी हुई, ह्यूमन की एक्टिविटी, जैसे कि डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हम डीडीटी छिड़कते गए, अब मॉस्किटो जो है वो डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए, वो भी इवोल्यूशन का हिस्सा है। वो हम छोटे छोटे हैं, वो अभी बाद में करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये जितना आज पढ़ाया गया, समझाया जा रहा है, समझाया गया है, वो कुछ क्लियर हुआ है, या फिर सब बाउंस किया है, या फिर थोड़ा थोड़ा, या फिर समझ में सब आया लेकिन याद नहीं हुआ है अभी पूरा? हाँ आलिया, क्या सवाल है बेटा, पूछो। आलिया बेटा एक बार और सवाल कर दो। हैकेल और बोन बेयर की बात में डिफरेंस, हाँ हाँ, हैकेल और बोन बेयर क्या क्या मतलब, मतलब क्या डिफरेंस है उनकी बात में? डिफरेंस में बता दे रहा हूँ। अच्छा, हैकेल ने कहा, हैकेल ने भी रिकैपिटुलेशन थ्योरी पढ़ी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी पढ़ने के बाद हैकेल ने कहा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, जब वो डेवलप करता है, यानी कोई इंडिविजुअल जब डेवलप करता है अपने डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, वो सिर्फ एडल्ट कैरेक्टर को रिपीट करता है, इनका कहना था। मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, पैदा हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एडल्ट कैरेक्टर को रिपीट करता है। जबकि वॉन बेयर ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर को भी रिपीट करता है और एडल्ट कैरेक्टर दोनों को रिपीट करता है। और मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे रखे थे, फ्रॉग, टैडपोल, ये सब वाले, फिश वाले टाइप के, तो दोनों को करता है बेटा रिपीट, है ना? ठीक है आलिया, ओके बेटा। और किसी को कोई सवाल तो नहीं? मैं आज थोड़ा रोकूंगा बेटा, आज मैं 1 ही घंटा क्लास ले पाऊंगा आज थोड़ी सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आपका एविडेंस खत्म, अब हम इवोल्यूशन की थ्योरीज चलेंगे,
जो थ्योरी थी लेमार की, डार्विन की, उन सब की थ्योरी चलेगी। उसके बाद जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ह्यूमन वाला इवोल्यूशन। ठीक है, ओके, गुड नाइट।